हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो वीकली करेंट अफेयर का वीडियो है। ये दिसंबर के लास्ट वीक का जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है आपको सब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे क्योंकि एक वीडियो से पूरे वीक का करेंट अफेयर आपको मिल जाएगा, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण जो है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किस देश ने किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना ने इसे किया हुआ है। यानी आप इसे बोल सकते हैं कि चाइना में विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। अब यह रेडियो टेलीस्कोप क्या काम करेगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चाइना ने इसके बारे में बताया, यह जो रेडियो टेलीस्कोप है इससे यानी ये जो टेलीस्कोप यानी जो दूरबीन है, इसके सहायता से यह दूसरे ग्रहों पर जीवन है कि नहीं उसको भी देखा जा सकता है। यानी इतना इसका क्षमता है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज करने में यह सक्षम है। भौगोलिक रहस्य, जो इन्वायरमेंट में जो आकाश में कोई चीज़ है जो रहस्य है जिसको आदमी देखने में सक्षम नहीं है उसको भी देखा जा सकता है। तो जो भौगोलिक रहस्य है उसको भी सुलझा सकता है, या दूसरे ग्रह पर जीवन है कि नहीं एलियन के बारे में उसको भी देख सकता है। यह जो है चाइना के दक्षिण पश्चिम जो इलाका है वहाँ पर यह काम करना शुरू भी कर दिया हुआ है चाइना में। इसकी शुरुआत 2011 से ही चाइना इसका निर्माण कर रहा है और 2016 में यह बनकर तैयार हो गया था। चाइना इसमें 1.2 अरब युआन कर रहा था। आप युआन जो है चाइना की करेंसी है, लेकिन आप इसको समझिए इसके लिए चाइना ने 18 लाख डॉलर रुपया खर्च किया हुआ है। और यह इतना बड़ा टेलीस्कोप है, यानी इतना बड़ा दूरबीन है, अगर ठीक ढंग से इसको देखा जाए तो लगेगा एक फुटबॉल का क्या है ग्राउंड है, यानी फुटबॉल के ग्राउंड के इतना बड़ा यह टेलीस्कोप है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? बंदरों के लिए बचाना है और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, किस राज्य में की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में किया गया है बंदरों के बचाव। यह जो केंद्र होगा यह नरवानर जो गण होंगे उनके लिए होगा और यह दूसरा केंद्र है भारत में। यह दूसरा केंद्र खोला गया है जो बंदर के बचाव के लिए और उनको पुनर्वास के लिए खोला गया था। अब आपके माइंड में चला होगा कि यह दूसरा के जो है यह तेलंगाना में खोला गया, तो पहला कहाँ पर है? तो पहला हिमाचल प्रदेश में है जिसमें बंदरों के लिए खोला गया है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाल ही में किस देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? कौन ऐसा देश है जो प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित करेगा? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका का अवार्ड है लीजन ऑफ मेरिट। और यह अमेरिका का जो अवार्ड है यह सर्वोच्च सैन्य पदक है जो दूसरे देश के अधिकारियों को दिया जाता है। यानी सर्वोच्च सैन्य पदक प्रधानमंत्री को इस साल मिलेगा। अब यह अवार्ड प्रधानमंत्री को क्यों दिया जा रहा है? तो भारत और अमेरिका, यह अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया है कि भारत और अमेरिका दोनों देश के बीच की जो राजनीतिक साझेदारी है उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया था, इसके लिए यह अवार्ड दिया गया। और भारत का अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ रहा है, इसके लिए भी अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी तो नहीं गए, तो नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत के जो अमेरिकी राजदूत है तरनजीत सिंह सिद्धू, उन्होंने इस अवार्ड को स्वीकार किया। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कलारीपट्टू एक खेल का रूप है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यानी किस राज्य का यह एक खेल है? खेल का नाम क्या है? कलारीपयट्टू। और आपका सही जवाब हो जाएगा डी, यह केरला का एक खेल है। आपको बता दें कि अभी खेल मंत्रालय ने जो हरियाणा में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में हरियाणा में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम। इसमें खेल मंत्रालय ने 4 जो स्वदेशी खेल है उसको भी शामिल करने के लिए इसमें मंजूरी दी गई। और इस 4 स्वदेशी खेल में एक खेल क्या है? कलारीपट्टू जो केरला के है। और 3 और भी खेल हैं, एक है गतका खेल कहाँ का है? पंजाब का, इसको भी शामिल किया जा रहा है। दूसरा का कलारीपट्टी जो केरला का है, तीसरा यगांता जो मणिपुर का है, और चौथा है मलखम्ब जो महाराष्ट्र का है। यह 4 स्वदेशी खेल है जिसको खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया जाएगा 2021 में।
अब कलारीपट्टू। कलारीपट्टू जो है यह एक युद्ध कला है, युद्ध की कला है जिसको खेल के रूप में इसमें शामिल किया गया। और अभी जितने भी युद्ध कला वर्तमान में अभी उपस्थित है उसमें सबसे प्राचीन युद्ध कला है। और यह इसे युद्ध कला को कलारीपट्टू है, इसे कलारी के नाम से भी बोला जाता है। और यह केरल के मुख्य रूप से जो योद्धा जाति के लोग हैं वो लोग इस खेल को खेलते हैं। एक्चुअल युद्ध करना तो योद्धा के जाति के ही लोग करते हैं, तो जैसे नायर, एझावा, ये लोग इस खेल को खेलते हैं। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में कितने भारतीय मुक्केबाज ने पदक जीते? क्लोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में कितने भारतीय मुक्केबाज ने पदक जीते? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 भारतीय मुक्केबाज ने इसमें पदक जीता। और ये 9 भारतीय मुक्केबाज ने पदक, जिसमें से भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और मनीषा को स्वर्ण पदक मिला। इसमें भारत ने टोटल 9 पदक जीते हुए, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। और इसमें से स्वर्ण पदक किसने किसने जीता? तो सिमरनजीत कौर, मनीषा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में तेंदुए के नवीनतम अनुमान के आधार पर किस राज्य में तेंदुए प्रजाति की आबादी सबसे अधिक है? अभी तेंदुओं का एक रिपोर्ट लिया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुओं की जनसंख्या, आपको वो बतलाना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आप कुछ दिन पहले देखे हुए थे कि आपसे रिपोर्ट पूछा गया बाघ का, शेर का, तो ये सभी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और तेंदुओं का भी संख्या हुआ। प्रधानमंत्री इसके लिए बतलाए कि जैसे जिस तरह हम लोग ने बाघों की संख्या बढ़ाई, शेर की संख्या बढ़ाई, हाथी की संख्या, उसी तरह अब हमारा लक्ष्य था तेंदुआ। था तेंदुआ का भी संख्या भारत में बढ़ रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि भारत का जो जंगल की जाति है इनका भी संख्या बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी वातावरण अब क्या होगा? इक्वल होने रहा है। शेर और बाघ के साथ साथ इसका भी संख्या बढ़ रहा है, जिसके बारे में जो इस सब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो वन विभाग से रिलेटेड है, उन सबको पशु संरक्षण का जो कार्य कर रहे हैं, इन सबको मोदी ने बधाई भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। बीबीसी 2020 की स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन बना? बीबीसी 2020 स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन बना? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन यह 35 वर्षीय हैं। इन्हें आप फार्मूला 1 के नाम से भी जाने जाते हैं, यह विश्व चैंपियन हैं। इनको दूसरी बार स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया। इसके पहले 2014 में इनको पहली बार स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया था। और 2020 6 साल बाद इन्हें फिर से दोबारा विश्व स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का बीबीसी के अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2020 को विश्व बैंक द्वारा जारी ईओडीबी 2020 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? ईओडीबी मतलब एज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब भारत में जो व्यापार किया जाता है वो लोग कितने फ्रीडम है, कितने अच्छे से व्यापार करते हैं, इसके लिए एक रैंकिंग जारी की जाती है। और इस रैंकिंग में भारत का जो रैंकिंग है, भारत की 63वीं रैंकिंग, यानी भारत में व्यापार करना क्या है? कठिन है। इसके आधार पर एक रैंकिंग जारी किया जाता है, कहाँ पर सबसे सुगमता से व्यापार को किया जा सकता है, यानी व्यापारी को प्रॉब्लम ना हुआ, इसी के लिए। तो इस रिपोर्ट में भारत 63वें स्थान पे है। यह 17वां एनुअल रिपोर्ट होता है, प्रत्येक साल में एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये 17वां रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है, दूसरा स्थान पर है सिंगापुर, तीसरा स्थान पर है हांगकांग। यानी न्यूजीलैंड में व्यापार करना सबसे आसान है, उसके बाद सिंगापुर में है, हांगकांग में है, और भारत में 63वां नंबर स्थान पर। अमेरिका 6ठे नंबर पर स्थान पर है और चाइना 31वें नंबर स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की नौसेना पिछले 10 वर्षों में नाटो के सदस्यों के साथ अपनी पहली संयुक्त ड्रिल के लिए नाटो सदस्यों के साथ शामिल होगी? यानी नाटो के जो सदस्य हैं उनकी एक संयुक्त ड्रिल होगी, उसमें कौन सा देश शामिल होगा? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया उसमें शामिल होगा। 2021 में जो रूस की सेना है, रूस की नौसेना, यह 2021 की सैन्य अभ्यास में शामिल होगी। यह 10 वर्षों के बाद जो नाटो का संयुक्त हो रहा उसमें शामिल हो रही। इसके पहले रसिया 2021 में शामिल हुआ था और 10 वर्ष बाद 2011 में रसिया शामिल हुआ था और 10 वर्ष बाद 2021 में शामिल होगी नाटो के साथ। इसमें कुल 30 देश
हैं और 30 देश इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, साथ साथ रसिया भी शामिल होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2020 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है, किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एस मुरलीधरन को। एस मुरलीधरन को उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, यानी उड़ीसा के अब ये मुख्य न्यायाधीश है। यह पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट था उसके दूसरे मतलब सीनियर जज थे, लेकिन अब इनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया उड़ीसा में, तो उड़ीसा के ये मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम हुआ था उन्होंने इनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को दिया हुआ था। एस मुरलीधरन यह वकील के कोटा से बने हुए हैं, यानी पहले वकील थे, वकील के कोटा से यह जज बने हुए हैं। और यह वकील थे तो काफ़ी फेमस फेमस कुछ कांड था, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, उसमें भी यह वकील थे। नर्मदा नदी बांध का जो केस था उसमें इन्होंने वकील के रूप में काम किया हुआ था, इनकी काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दिसंबर 2020 को डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया? डीआरडीओ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनवी कदम को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के इस दिया हुआ है। साथ ही साथ डीआरडीओ के 45 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया हुआ है डीआरडीओ के लिए। और यह अवार्ड जो है 2018 का है, ये दिमाग में रखेंगे। इसमें एनवी कदम को जो दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने तकनीकी किया शुरू दिए हुआ था जिससे मिसाइल को नियंत्रण किया जा सकता, उसको गाइड करने के लिए ये योजना का विकास किया हुआ था, इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूनिवर्सिटी की 100वीं सदी मतलब 100 सदी पूरा हो जाने पर, 100 साल पूरा होने पर एक डाक टिकट को जारी किया गया हुआ है? कौन सा यूनिवर्सिटी जो है 100 साल पूरा किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे एएमयू के नाम से भी जानते हैं। यह यूनिवर्सिटी अपना 100 साल पूरा किया हुआ था। 100 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके नाम से एक डाक टिकट को जारी किया हुआ था। और पिछले 5 दशक यानी 50 साल में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुख्य अतिथि के रूप में गया हुआ। उसमें गए हुए थे जवाहरलाल नेहरू, जब तक थे वो 2 बार 3 बार वो गए हुए थे, और मोदी भी जी उसमें गए हुए हैं। मैंने 50 साल के बाद कोई गया हुआ था। मोदी जी ने इसके बारे में बताया कि यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनाया गया था और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रा मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई प्रजाति इंडिया आउटलेट की शुरुआत की गई है? किस हवाई अड्डे पर इंडिया आउटलेट की शुरुआत की गई है? और यह शुरुआत किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी हवाई अड्डा पर इसकी शुरुआत की गई है जो असम में है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी फार्मा कंपनी ग्रीन वैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन जाएगी? ग्रीन वैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन जाएगी? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, यह कर रही है। और यह दुनिया की पहली कंपनी बन जाती है जो ग्रीन वैक्सीन का उद्घाटन कर रही है। आपको पता होगा कि अभी कोरोना का वैक्सीन चारों तरफ न्यूज में चल रहा है। कोरोना का वैक्सीन भारत का जो एक बायोटेक है, कोवैक्सीन, भारत की बायोटेक कंपनी है जो कोवैक्सीन का, कोरोना के जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको निर्माण कर रही है और इसे स्वदेशी वैक्सीन के नाम से भी जाना जा रहा है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट भी वैक्सीन का निर्माण कर रही है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट जो विदेश में बन रहा है उसको ट्रायल कर रही है। और कोवैक्सीन जो है यह भारत में बनने वाली है जिसे बायोटेक भारत में बना रही है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर के लिए दिसंबर 2020 को भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? कौन सा देश भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसे किया गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल ने किया हुआ है। इजराइल और भारत के बीच में एक समझौता सितंबर 2003 में ही हुआ था। इस समझौता को आगे करते हुए पुराने जो समझौता था उसके जगह पर इस समझौता को फिर से किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा।
यह दोनों देश जो है जलवायु के लचीलापन, बुनियादी ढांचा, इस ये सब पर भी करेंगे ताकि हेल्थ को कंट्रोल किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है उसके बारे में हम लोग आपको बतलाते हैं। तो ये नियुक्ति किसे है? तो यह नियुक्ति है आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में है। तो आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव है आदित्यनाथ दास। आदित्यनाथ दास, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और सचिव सचिव जब भी बनते हैं वो एक आईएएस अधिकारी बनते, तो ये एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं आदित्यनाथ दास। ये नीलम साहनी की जगह लेंगे। नीलम साहनी 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो गए, तो उनके जगह पर आदित्यनाथ दास आंध्र प्रदेश के नए सचिव बन गए हैं। और ये आदित्यनाथ दास जो हैं यह बिहार के हैं, बिहार के मधुबनी से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा जारी रैंकिंग में भारत की पुरुष टीम जो है इसकी रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो फेडरेशन है इसने रैंकिंग जारी की, इसमें भारत की पुरुष रैंकिंग क्या है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की जो पुरुष हॉकी की पुरुष रैंकिंग है 4, और महिला की रैंकिंग क्या है? महिला की रैंकिंग है 9। महिलाओं की जो 9 रैंकिंग है यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। अब तक कभी महिलाओं का रैंकिंग 9 नहीं गया था, इससे ज़्यादा ही रहता था, लेकिन इस बार 9 गया है, यानी महिलाओं की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। और पुरुषों की रैंकिंग है 4। तो पुरुष की रैंकिंग 4 है। प्रथम कौन कौन है? तो पुरुष की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। पुरुष में प्रथम स्थान बेल्जियम, दूसरा स्थान नीदरलैंड और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया। और महिलाओं में प्रथम स्थान पर है नीदरलैंड, दूसरा स्थान पर है अर्जेंटीना और तीसरा स्थान पर है जर्मनी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक है, इसके लेखक का आपको नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयराम रमेश। जयराम रमेश की यह पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइंड द बुद्धा। आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का लाइट, एशिया का किरण के रूप से उन्हें जाना जाता है भगवान बुद्ध को। तो उन्हीं के नाम पर एक पुस्तक को लिखे हैं जयराम रमेश। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भगवान बुद्ध पर क्वेश्चन था, पुस्तक था, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सके, इसलिए इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, तोसो-कार वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में इसको मान्यता दी गई, यह कहाँ पर स्थित है? आपको सिर्फ यही बताना है कि तोसो-कार वेटलैंड, इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड को इसको संज्ञा दिया था। अभी ये चर्चा में था, तो हो सकता था ये पूछे कि ये कहाँ पर है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। यह लद्दाख में है जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व का तो इसको घोषित कर दिया गया है। और यह लद्दाख की दूसरी वेटलैंड, लद्दाख में 2 वेटलैंड है, ये दूसरी वेटलैंड है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषित किया गया है। अब लद्दाख में हुआ है, तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसके एलजी हैं राधा कृष्ण माथुर। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल है? भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में अभी 42 रामसर स्थल है। रामसर स्थल का मतलब आर्द्र भूमि टाइप का होता है। आर्द्र भूमि यानी पानी जो है, पानी के पास का जो जमीन रहता है, जिस पे जमीन पर हमेशा समझिए हल्का हल्का पानी जमा रहता है, उसको आर्द्र भूमि बोला जाता है। और उसी के पास का जो इलाका होगा तो उसको रामसर स्थल हुआ। तो भारत में भी कितने हैं? तो भारत में 42 हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ मिलकर भारत का पहला लिंग केंद्र स्थापित किया गया है? भारत में पहली बार लिंग केंद्र स्थापित हो रही है, और यह किस राज्य में हो रही है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह लिंग केंद्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केरला में यह लिंग केंद्र स्थापित हो रही है। और यह लिंग केंद्र केरला में किसके मदद से हो रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की जो वुमेन है, संयुक्त राष्ट्र की जो महिला संघ है यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन वुमेन, इसके बीच में केरल और यूनाइटेड नेशन वुमेन के बीच में एक समझौता हुआ है। और भारत में जेंडर हब को विकसित करने के लिए केरला में इसे स्थापित किया गया है। और इसके रखने का लक्ष्य क्या है? तो इसको लक्ष्य रखा गया है कि जो लिंग के से रिलेटेड जो चीज़ है उसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, नीति को तैयार किया जाएगा, लैंगिक समानता को देखा जाएगा, महिलाओं के अधिकार के बारे में इसमें बात किया जाएगा। अब यह केरला में किया गया है। तो केरला की राजधानी
राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खां और केरला के सीएम है पिनरई विजयम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने किस राज्य में 8341 यानी 8,341 करोड़ रुपया की राज्य मार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। राजस्थान में 8,341 करोड़ की राजमार्ग की परियोजना की शुरुआत की गई और इस परियोजना की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी ने इसकी उद्घाटन किया हुआ है। इसके तहत 1127 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी जो राजस्थान में बनेगी। अब राजस्थान 30 मार्च 1949 को एक राज्य बना जिसकी राजधानी जयपुर में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 कहता है एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो इसके चेयरमैन कौन बन गए? तो विनीत अग्रवाल बन गए। विनीत अग्रवाल कौन है? तो यह लॉजिस्टिक प्रमुख हैं जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ये निदेशक है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक है। किस कंपनी के? तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं। यह निरंजन हीरानंदानी की जगह लेंगे यानी अब तक एसोचैम के प्रमुख थे निरंजन हीरानंदानी जो हीरानंदानी ग्रुप के सीएमडी थे, लेकिन अब कौन बनेंगे? विनीत अग्रवाल जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हैं। एसोचैम के ये तो चेयरमैन बने और एसोचैम के एक होता है वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है सुमंत सिन्हा जी को। एसोचैम का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में यानी भारत के आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 को डाक विभाग का मतलब पोस्ट ऑफिस यानी इंडिया पोस्ट और भारत डाक भुगतान बैंक यानी आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल पे का नाम बताना है। यानी भारत सरकार जो पोस्ट ऑफिस है उसने एक पेमेंट बैंक को लॉन्च किया हुआ है, एक पे को लॉन्च किया गया, इसका नाम बताना है क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, इसका नाम है डाक पे। जिस तरह आप देखते हैं गूगल पे, पेटीएम, उस तरह इसको शुरू किया गया है। भारत के पास और इंडिया पोस्ट के पास ऑलरेडी आईपीपीबी ये एक पेमेंट बैंक थे, लेकिन उसके साथ साथ एक और पे को शुरुआत किया गया जिसका नाम है डाक पे। यह यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, ये किसी भी बैंक का पैसा आईपीपीबी में भेज सकता है, आईपीपीबी का पैसा किसी और बैंक में भेज सकता है। तो इससे रिलेटेड या डाक की और भी जो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस है उसके भी आप इससे मदद ले सकते हैं। एक्चुअल पोस्ट ऑफिस क्या करता था? परंपरागत जो मनी ऑर्डर चलाता था, मनी ऑर्डर से एक जगह से पैसा दूसरी जगह भेजा जाता था, ये पोस्ट ऑफिस का परंपरागत काम था। बाद में मनी ऑर्डर बंद हो गया, अब चलता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईएमओ, जिसमें मशीन के थ्रू एक जगह एक पोस्ट ऑफिस से आप पैसा बुक कीजिए, दूसरे पोस्ट ऑफिस से आप पैसा मिल जाएगा। तो उसी की तरह इसको भी शुरू किया गया है। अगला देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, आईएसओ 9001 प्रमाण 2015 यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन है जिसे आईएसओ का प्रमाणन मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना का यह नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जिसे आईएसओ का प्रमाणन प्राप्त मिला हुआ है, इसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब इसे सर्टिफिकेट क्यों मिला हुआ है? तो यहाँ पर स्वच्छता को, खाद्य प्रसंस्करण, पशु प्रजनन, जू अस्पताल, पशु के देखभाल, स्वच्छता, रखरखाव आदि के लिए मिला हुआ है। यानी इसमें अच्छा अरेंजमेंट था कि जो चिड़ियाघर है उसमें पशु को अच्छा से देखा जा सकता है, उसके लिए अस्पताल है, डॉक्टर है, उनके स्वच्छता, उनका प्रजनन कराया जा सकता है, उनके खाने का सामग्री, ये सब के आधार पर इसे यह दिया गया है, यह प्रबंधक, और यह भारत का पहला बन गया है जिसे यह मिला हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क
भारत का पहला मेगा लेदर पार्क, जो भी पहला है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस प्लांट को कहाँ पर स्थापित किया गया है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे कानपुर में स्थापित किया गया है। कानपुर, जिसे आप पूरब के मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब पूरब का मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पर कपड़ा उद्योग होने के कारण इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। अब यहाँ पर एक प्लांट बनाई गई है, तो यह प्लांट जो है मेगा लेदर पार्क, इस प्लांट को कानपुर के रमईपुर में इस प्लांट को स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में लगभग 5850 यानी 5850 करोड़ रुपए की निवेश किया जाएगा। इससे लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इस प्लांट में चमड़ा से बनने वाली प्रत्येक इकाई, यानी जो जो चीज़ बनता है सब कुछ का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है। पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की गई है। और यह स्थापना जो हो रही है, यह देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की जो कंपनी है, मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। इसके लिए मणिकरण पावर लिमिटेड जो 1000 करोड़ रुपया की निवेश भी करेगी, और लिथियम का यहाँ पर क्या होगा, रिफाइन किया जाएगा, यानी लिथियम रिफाइनरी कंपनी। इस कंपनी में 1000 करोड़ का इन्वेस्ट होगा। और लिथियम जो है यह एक दुर्लभ तत्व है, यह भारत में बहुत कम पाया जाता है, आमतौर पर यह नहीं पाया जाता। इसे ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा, इसका रिफाइन किया जाएगा और इसका प्रयोग किया जाएगा। अब आप सोचेंगे लिथियम का प्रयोग, अभी देखते होंगे कि सरकारी जो भी है सरकार, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर बढ़ावा दे रही है कि जितना इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगा उतना पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक चल रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार, बस। तो ये जो कार होता है, बस होता है इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक कार जो चलेगा वो तो एक बैटरी चाहिए उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसी वो बैटरी जो बनता है लिथियम से ही बनता है। तो यानी इलेक्ट्रिक कार, बस, गाड़ी, इसके लिए बैटरी चाहिए और इसी के लिए इसको स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उड़ीसा के नए मुख्य सचिवालय, माफ कीजिएगा ये सचिव होगा, सचिवालय नहीं होगा, गलती से लिखा गया है। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उड़ीसा राज्य के मुख्य सचिव कौन होंगे, और आपका सही जवाब होगा सुरेश चंद्र महापात्रा। सुरेश चंद्र महापात्रा जो है यह उड़ीसा के नए मुख्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव होने के साथ साथ यह मुख्य विकास आयुक्त का पद भी ग्रहण करेंगे। सुरेश चंद्र जो है यह एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो आशित कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे। यह 28 फरवरी 2022 तक इस पद पर रहेंगे। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, नेचुरल इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे अधिक प्रकाशन में भारत की रैंकिंग क्या है। पब्लिकेशन में मतलब एक इंडेक्स जारी किया गया है नेचुरल इंडेक्स के द्वारा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यानी एआई पर सबसे अधिक प्रकाशन, इस प्रकाशन का सबसे अधिक प्रकाशन के इसके आधार पर एक रैंकिंग को जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस स्थान में भारत की रैंकिंग तीसरी है, यानी भारत में कुल 91,563 प्रकाशन हुआ। इसके आधार पर भारत तीसरा स्थान पर हुआ है। प्रथम स्थान पर है इसमें चाइना, और यह रैंकिंग 2015 से लेकर 2019 के बीच का है कि 2015 से लेकर 2019 के बीच में भारत में कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कितना प्रकाशन किया गया, यानी कितना बार इसके बारे में आया हुआ है, पब्लिशिंग हुआ है। तो प्रथम स्थान पर कौन है, चाइना। दूसरे स्थान पर है अमेरिका, और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, यह किस व्यक्ति की एक न्यायिक आत्मकथा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि न्याय की आत्मकथा यानी कोई ना कोई ऐसा होगा जो जस्टिस होगा, न्यायाधीश होगा, उन्हीं का होगा। तो यह ऑप्शन बी सही होगा, यह होगा राजेंद्र सरचर। ये एक न्यायाधीश थे, इनकी आत्मकथा हुआ जिसमें इन्होंने अपने बारे में, अपने आप लाइफ के बारे में जो भी न्यायिक उतार चढ़ाव हुआ उसके बारे में इन्होंने सब इसमें बताया है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31,
पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस संचालित रेलगाड़ी कहाँ से शुरू की है? ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर का रेलगाड़ी चल रहा है। इसको जो शुरुआत की गई है कहाँ पर किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन में इसकी शुरुआत की गई है। यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे जो है इसमें कुछ गाड़ी ऐसी चल रही हैं जो ड्राइवरलेस है, यानी बिना ड्राइवर का यहाँ का मेट्रो चल रहा है, यानी ऑटोमेटिक है, बिना ड्राइवर का ही गाड़ी चल रही है। और इसको हरी झंडी पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया हुआ था। और यह सबसे पहले दिल्ली का जो मेट्रो है उसमें देखेंगे बहुत सारा लाइन, यानी जो रूट है तो रूट को एक कलर से दिखाया गया है। तो मैजेंटा जो लाइन है, मैजेंटा लाइन में जनकपुरी पश्चिम से लेकर बोटनिकल गार्डन में यह रेलगाड़ी चली हुई है। और इसी के साथ दिल्ली मेट्रो यानी डीएमआरसी जो है यह विश्व के उस 7% मेट्रो रेलवे में शामिल हो गई है जो चालक रहित मेट्रो की सुविधा दे रही है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? दिसंबर 2020 में दिया गया, लेकिन यह साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड किसे दिया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमंत कुमार पांडे को यह अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे यह हर्बल दवाओं को विकसित करने की दिशा में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया हुआ, इसी के आधार पर इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। हेमंत कुमार पांडे 25 साल से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च में शोध कर रहे हुए थे और इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने हाल ही में एक नया रिमोट सोर्सिंग उपग्रह जिसका नाम है योगान 33R, रिमोट सोर्सिंग उपग्रह जिसका नाम है योगान 33R, इसको लॉन्च किया गया है? किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नाम देखकर ही आपको लग रहा होगा यह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, यह चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया। ये चाइना के उत्तर पश्चिम चीन के जिसका नाम है ज्यूक्वान सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया है। इससे माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी का जो प्रायोजनिक उपग्रह है उसको कक्षा में भेजा जाएगा। इस दोनों उपग्रह के प्रयोग से क्या किया जा सकता है? जो भूमि संसाधन यानी कृषि के काज किया जाएगा, भूमि संसाधन सर्वेक्षण, फसल के उपज का अनुमान, आपदा संबंधी पूर्वानुमान, यानी कृषि से इसको काफ़ी मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, आयुष मंत्री श्रीमन नाइक द्वारा लॉन्च की गई ये एक पुस्तक है। जो पुस्तक का नाम क्या है? सुतार नवचाची सूत्र एक अनुभव। यह किसके द्वारा लिखा गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रूपाचारी ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। लेकिन इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? तो लॉन्चिंग किया गया है आयुष मंत्री श्रीमन नाइक के द्वारा, इसकी लॉन्चिंग की गई है। यह पुस्तक जो है यह कोंकणी बुक है यानी कोंकणी भाषा में है, जिसका प्रकाशन संजना पब्लिकेशन के द्वारा किया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, दिसंबर 2020 को सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बना हुआ है किसका? सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीतल नारंग। नीतल नारंग पहली महिला अध्यक्ष बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। यह राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी की जगह लेंगी, जिन्हें राणा गुरदीप सिंह सोढ़ी जो है इन्हें जीवन काल यानी आजीवन अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था। उनके जगह पर अब ये अध्यक्ष बनी नीतल नारंग। यह पहले उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी। उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया हुआ और खेलों के उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया हुआ, इसी के लिए इन्हें अब अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यह वीडियो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी है। अगर आप पूरे वीक का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पूरे मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, आप प्रैक्टिस करके देखें आपने कितना सही किया। यह पीडीएफ आपको हमारे डेली न्यूज़ के टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप करके अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका करंट अफेयर का प्रिपरेशन कितना अच्छा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी